नमस्कार। हिंदुस्तान मेल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज दीक्षित। इस वक्त अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी चर्चा है विकसित भारत की। विकसित भारत में शिक्षा का योगदान कैसा होना चाहिए। जो आधुनिक शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति 2020 की है, उसका कितना प्रभाव रहेगा। और इसके उपयोग से क्या हम विकसित भारत की कल्पना को साकार कर सकते हैं। एक संगोष्ठी आयोजित की गई कोच्चि में, और वहां पर सरसंघ चालक मोहन भागवत भी मौजूद थे। 150 यूनिवर्सिटीज के वीसी मौजूद थे। साथ में हमारे इंदौर के एक वरिष्ठ इंजीनियर अतुल शेख भी मौजूद थे, जिन्हें गुजराती समाज ट्रस्टी के रूप में वहां पर इनवाइट किया गया था। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा वहां पर हुई। अतुल जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। और चूंकि आप वहां पर धन्यवाद। क्योंकि आप वहां पर मौजूद थे, इतनी बड़ी संगोष्ठी थी, देश भर के लोग वहां पर आए हुए थे। और विकसित भारत में शिक्षा और नई शिक्षा नीति 2020 का योगदान, इस विषय पर बातचीत हुई। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि किस तरह का एक कार्यक्रम था। मोहन भागवत जी की उपस्थिति वहां पर किस रूप में थी। प्रोग्राम क्या था और क्या चर्चा वहां पर हुई। इसमें जो 2020 की शिक्षा नीति आई है उसका अभी तक कितना पालन हुआ है, कितनी शुरुआत हुई है और उसमें क्या क्या चुनौतियां आ रही है सामने, जी। और इसको किस तरीके से पूर्णतः देश में लागू किया जाए सभी जगह, जिससे जी। से जो अपेक्षाएं की गई है जी। वो सारी पूर्ति हो सके। इस पर काफी विस्तृत में चर्चा हुई। और अभी तक जो जो प्रयोग लोगों ने करे हैं, आईआईटी ने भी करे हैं, कुछ एनआईटी ने करे हैं, कुछ विश्वविद्यालयों ने करे हैं, कुछ स्कूलों की जो बड़ी बड़ी संस्थाएं उन्होंने करे हैं, उनके अनुभव भी वहाँ शेयर करे गए। जी। और काफी अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स इसका आया। और सबका एक ही मत था कि ये शिक्षा नीति जो आई है ये गेम चेंजर साबित होगी, भारत के लिए भी और विश्व के लिए भी। जी। सर, दो महत्वपूर्ण बातें हैं, क्योंकि विषय जो था विकसित भारत में शिक्षा और नई शिक्षा नीति 2020। आज की जो शिक्षा है, क्या वो अप्रासंगिक हो गई है। क्या इस शिक्षा के माध्यम से हम विकसित भारत की कल्पना को साकार नहीं कर सकते। आज की जो शिक्षा है ये मूलतः अंग्रेजों के द्वारा, जिसे हम कहते हैं कि मैकॉले के द्वारा बनाई गई शिक्षा पद्धति है। जी। और एक सौ 1836 में मैकॉले ने ये वहाँ पे जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है अंग्रेजी, वहाँ इंग्लैंड की जो लोकसभा है, जी। वहाँ प्रस्ताव दिया था कि अगर भारत देश को गुलाम बनाए रखना है जी। तो भारत की शिक्षा नीति जो उस वक्त मौजूद थी उसको तहस नहस करके हमको हमारे हिसाब से नौकर पैदा करना पड़ेगा। जी। और आज करीबन करीबन हम देखते हैं कि हमारे परिवारों में, हमारे यार दोस्तों में, या हम खुद भी, आप और मैं भी, हमारी मानसिकता जो है नौकरी करने की है, स्वतः उद्योग करने की नहीं है। बिल्कुल सही। और आज हम देख रहे हैं कि वो जब उनको, अंग्रेजों को कुछ अधिकारी चाहिए थे, कुछ नौकर चाहिए थे, कुछ क्लर्क चाहिए थे, तो वो शिक्षा नीति काम कर रही थी और वो उनको पैदा कर रही थी। आज हम देखते हैं कि बहुत बड़ी युवा पीढ़ी जो है पूरा अपनी ग्रेजुएशन कर लेती है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेती है, और उसके बाद में उसमें आत्मविश्वास भी नहीं है, ना कोई हुनर है उसके अंदर कि वो अपना जीवन यापन कर रहा है। तो नौकरी सब कैसे करेंगे, और नौकरी की आवश्यकता भी नहीं है भाई। हर आदमी अगर अपना खुद का उद्योग करेगा तो दो तीन जनों को, चार जनों को नौकरी भी देगा। जी। तो अगर 25% युवा अपना स्वयं का उद्योग करने लग जाए, उसमें आत्मविश्वास आ जाए, तो ये देश परिवर्तन की दौर से आज जो कठिनाइयां देख रहे हैं, जो बेरोजगारी की समस्या है, जो युवाओं के अंदर एक हीनता का भाव है, जी। हाँ। अपने में आत्मगौरव नहीं है, इस सब की पूर्ति आज नहीं हो पा रही है। जी। आज आत्महत्या से लेकर युवाओं के अंदर जो विकृतियां आ रही है, उसका मूलभूत कारण जो पुरानी शिक्षा पद्धति चली आ रही है और अंग्रेजी का जो प्रभाव हमारे पे दुष्प्रभाव पड़ गया, जी। हाँ। और उसकी वजह से आज भारतीय भाषाएं बहुत पीछे चली गई। जी। चाहे तमिल की भाषा हो, चाहे बंगाल की भाषा हो, चाहे असमी भाषा हो, चाहे पहाड़ी भाषा हो, इन्हें भारतीय भाषाओं में पढ़ाई हो ही नहीं रही है। तो हमारा पूरा माइंडसेट जो है आज अंग्रेजों का हो गया है। जी। और मैकाले ने लिखा था कि आज से 200 साल बाद में हम राज करे नहीं करे, मगर यहाँ पे काले अंग्रेज रहेंगे। बहुत तो बिल्कुल हम सही कहा। जो है अब काले अंग्रेज बन गए हैं, जी। काले हिंदुत्ववादी या काले भारतीय नहीं बचे हम। संगोष्ठी जो कोच्चि में हुई है, आपको लगता है कि हाँ, बहुत बहुत महत्वपूर्ण गोष्ठी है ये, और इसके इसके परिणाम भविष्य में देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि इसमें 150 से ज्यादा वाइस चांसलर विश्वविद्यालय के आए थे, कई जगह के शिक्षा मंत्री थे, पूर्व शिक्षा मंत्री जो पोखरियाल जी वो थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि देश के अंदर जो हम कह सकते हैं कि शिक्षा जगत के अंदर जो इन्फ्लुएंसर लोग हैं,
वो सब मौजूद थे। और जी अगर ये यहाँ से गंगोत्री की शुरुआत होती है शिक्षा की, तो ये गंगोत्री जो है गंगा सागर में बदलने में देर नहीं लगेगी। जी। इसमें कई अनुभव बताया गया कि जबलपुर का एक आए थे, उन्होंने बताया कि उन्होंने हिंदी माध्यम में मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई शुरू करी है। जी हाँ। तो एक वो बच्ची तो थी जो फेल हो गई थी, जी वो हाँ। टॉपर बन गई, क्योंकि वो अंग्रेजी का जो प्रभाव था उस पर, अंग्रेजी बेचारी को नहीं आती थी, मैं हिंदी में जब उसने पढ़ाई करी तो टॉपर बन गई। वो अपनी पढ़ाई का तो एक उपयोग जो नहीं कर पा रही, पढ़ाई का उपयोग नहीं कर पा रही, अच्छी बात। तो उसके दिमाग का भी उपयोग हुआ, उसकी जो स्किल थी उसका भी उपयोग हुआ। तो मुझे लगता है कि मातृभाषा के अंदर अगर बच्चा पढ़ेगा, हम जी सब पढ़ेंगे, तो हमारा जो फोर्स है, हमारा जो सोच है, वो पूरा के पूरा देश और समाज के हित में उपयोग हो पाएगा। अतुल जी, जैसा आप बता रहे हैं ऐसा लग रहा है कि उसमें मातृभाषा का बहुतायत उसमें फोकस किया गया है। लेकिन आपको लगता है कि स्कूलिंग जो स्तर है, स्कूलिंग जो लेवल है, प्राथमिक शाला माध्यमिक शाला तब तक तो हिंदी हम मान सकते हैं। लेकिन जब हम उच्च शिक्षा की बात करते हैं, हायर एजुकेशन की बात करते हैं, और जब हम माइग्रेट करते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे माइग्रेट भी करते हैं, यूएस भी जाते हैं, यूके भी जाते हैं, कनाडा जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, क्या आपको लगता है कि यदि हमने हिंदी पे जोर दिया तो वहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम कमजोर पड़ सकते हैं? बिल्कुल, आज के जमाने में भाषा कोई बात ही नहीं रही है। भाषा के अंदर एआई का उपयोग करते हुए, जी अगर हम मान लो हिंदी में बोल रहे हैं और आपको मान लो तमिल में सुनना है, तो एआई के माध्यम से वो आसानी से हो सकता है। तो मूलभूत जो बात है वो विचारों की शक्ति है जी और कर्मों की शक्ति है। तो विचार और कर्मों की शक्ति जितनी अच्छी मातृभाषा में आ सकती है, तो इसके लिए आईआईटी से लेके सभी ने ये वहाँ बात भी करी है कि जितना साहित्य उपलब्ध है, वो सारी लोकल भाषाएं, जो 22 भाषाएं हमारी है, जी उसमें उसको ट्रांसलेट भी किया जाए। जी। तो जैसे मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई की जबलपुर में कोशिश करके उन्होंने कुछ 150 किताबें जो है बनाई है। हिंदी तो में अगर बनी। ऐसा साहित्य अगर एआई के माध्यम से बनेगा आने वाले समय में, तो चाहे बंगाला हो या महाराष्ट्रियन हो या चाहे गुजराती हो या पंजाबी हो या आंध्र की भाषा हो, तेलुगु भाषा हो, केरल की भाषा हो, इन सब में हमारा साहित्य उपलब्ध होगा। जी। तो जो सर्वसामान्य व्यक्ति है, जो सर्वसामान्य बालक है, वो उसका समय भाषा को सीखने में नहीं जाते हुए स्किल जी को सीखने में जाएगा। अतुल जी, और नई भाषा। शिक्षा नीति में छठी कक्षा से, जी हाँ। जी नई बिल्कुल। शिक्षा नीति में नई शिक्षा नीति में सबसे अच्छी बात यह है कि छठी कक्षा से हुनर सिखाने की बात हो रही है, जिससे कि 10वीं तक आते आते हर बालक में ये आत्मविश्वास आ जाए जी कि मैंने अभी तक जो पढ़ाई करी है, उस पढ़ाई के सहारे मैं अपना जीवन यापन कर सकता हूँ, मैं अपने परिवार का सहयोगी बन सकता हूँ और जी। मैं आत्मनिर्भर बन सकता हूँ। जो अभी आत्मनिर्भर होता भारत यह है की कि हमारा परिकल्पना है, जो आत्मनिर्भर भारत की हाँ, परिकल्पना, मुझे लगता है कि वो साकार हो सकती है इस नई शिक्षा नीति से। बिल्कुल, क्योंकि अगर 16 साल का 18 साल का बालक में अगर ये विश्वास आ जाता है कि मैं कमा सकता हूँ, तो वो कॉलेज में जाके अपना जीवन जो कहना चाहिए कि समय व्यर्थ करता है, वो जी करेगा ही नहीं। जी और इसके अंदर ना बहुत सारे परिणाम दिए कि भाई जब भी उसको पढ़ने की आवश्यकता होगी किसी भी उम्र में, अभी तो यह है कि अगर 20 साल में नहीं पढ़ा तो बाद में पढ़ ही नहीं पाएगा। जी हाँ। अब नई शिक्षा नीति में ऐसा नहीं है। आपको अगर मान लो 40 साल की उम्र में लगता है कि मुझे पढ़ना है, तो मैं जी। पढ़ सकता हूँ। अच्छा। कॉलेज जाके 1 साल करके मैं कॉलेज छोड़ दूँ, तो मुझे सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि मैंने 1 साल का लिया, डिग्री कोर्स किया था। फिर 5-10 साल में कि मुझे डिप्लोमा कोर्स चाहिए, तो मैं 1 साल और पढ़ाई कर सकता हूँ, तो मुझे डिप्लोमा मिल जाएगा। और शायद फिर मुझे लगता है कि शायद मैं डिग्री, जी, शायद नई शिक्षा नीति में ये बाध्यता भी शायद खत्म हो जाएगी कि यदि आप साइंस में हैं तो आप साइंस के सब्जेक्ट ही लेंगे। आप यदि आज 10th का 11th का बच्चा होता है, उसे फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स लेना है, अगर उसको है तो फिजिक्स केमिस्ट्री लेनी ही पड़ेगी उसको, मैथ्स के साथ में। अगर बायो लेना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेना ही पड़ेगी, शायद ये उसमें बाध्यता बहुत भी खत्म हो जाएगी। हाँ, ये भी अनिवार्यता खत्म हो रही है। तो जी उसके अंदर ये है कि कौन से विषय से कौन से विषय में आप जा सकते हो, जी वो सब उसके अंदर अनुमति है। जैसे अंग्रेजी के अलावा गणित का बहुत बड़ा खौफ रहता है, तो गणित भी हर आदमी को 10वीं के बाद में इतना उच्च गणित पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जी तो उसके भी 2 हिस्से कर रहे हैं। जी तो विज्ञान है, तो विज्ञान में हर किसी को उतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। भाई जी जिसको मान लो बीकॉम करना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, उसको गणित उच्च लेवल गणित पढ़ के करना क्या है? जी तो वो जो नॉर्मल गणित है वो पढ़ के 10वीं पास कर लेगा, 11वीं पास कर लेगा। तो जी बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी नई शिक्षा नीति में है। और इसमें स्किल डेवलपमेंट और आत्मविश्वास बच्चे में बढ़े। जी और इसके साथ में सबसे बड़ी बात है कि संस्कृति का, जो हमारी जो परंपरा रही है, जो हमारा पूर्व का विज्ञान है, जी जिसको हमको हमारे दिमाग से मिटा दिया गया है, जी उनको पुनर्स्थापित करना, कि हमारे वहाँ जितने भी पुराने रीति रिवाज है वो कोई ना कोई विज्ञान से जुड़े हुए हैं।
जी चाहे वो बिंदी लगाना हो, चाहे पूजा पाठ करना हो। जी अभी नाग पंचमी कल परसों ही गई है, तो जी अभी नाग सब जमीन के ऊपर आते हैं बरसात की वजह से। तो नाग को मारना नहीं, उसकी पूजा करना है, जो हमारी खेतों की रक्षा करता है, हमको सबकी बहुत सारी हमारी रक्षा संस्कृति करता है। संस्कृति का तो धर्म इसमें को और उल्लेखन है। विज्ञान को कैसे समझाना, जी ये भी नई शिक्षा का अंग है कि हमारी पूर्व की जो नीति है, परंपरा जो है, उसको स्थापित करना। जी आज परिवार के भाव को बढ़ाना, आज जो परिवार टूट रहे हैं उस परिवार को भाव को बढ़ाना, तो वो भी नई शिक्षा नीति का एक अंग है कि हमारी समाज की संस्कृति को भी बचाना, जो पुरानी परंपरा है उसको भी बचाना, पुरानी जो विज्ञान है उसको भी स्थापित करना। जी आज नक्षत्रों की गणना से लेके सूर्य की दूरी से लेके हम जितनी बातें करते हैं, हमारा बहुत हजारों साल से मालूम है हमको। जी मैं हमको बताया नहीं जाता कि हाँ ये हम बता, वो लोग बता रहे हैं हमको, पश्चिम बता रहा देखिए है हमको। देखिए तो अतुल जी क्या लगता है, ये जो अमूल क्या क्या भविष्य में जितनी भी किताबें हैं हमारी पढ़ने वाली पाठ्य पुस्तकें हैं वो आमूल चूल परिवर्तित हो जाएंगी, सब कुछ बदल जाएगा उसमें, और अगर ऐसा होना है तो कब तक हो जाएगा? मुझे ऐसा लगता है कि आगामी 5 से 7 सालों में जी जो साहित्य केवल अंग्रेजी में उपलब्ध है, ये भारत की सब भाषा में उपलब्ध हो जाएगा। जी और इसके साथ साथ में जो हमसे ज्ञान छुपाया गया है अभी तक, वो ज्ञान भी सबके सामने आएगा। जी अतुल जी और इस मोहन ज्ञान के अंदर जी जो हमारे जी 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 बोलिए अतुल जी। इस ज्ञान के अंदर भी जो इस ज्ञान के अंदर जो इतिहास को भी छुपाया गया है हमको, हमें जो हीन भावना ला दी गई है, जो आत्मगौरव की बात थी वो जो बहुत पीछे छूट गई है, तो जी आत्मगौरव की बात भी हमारे में आएगी। अतुल जी बहुत संक्षेप में जानना चाहूंगा, मोहन भागवत जी की उपस्थिति वहां रही, मोहन भागवत जी ने क्या एड्रेस किया, बहुत संक्षेप में यदि आप बताएं कि वो उनकी क्या भावना थी इस पूरी संगोष्ठी को लेकर। मोहन भागवत जी का भी जो मत था, उन्होंने समापन भाषण में जो बताया वो यही बताया कि भारत हमेशा शिक्षा के अंदर विश्व गुरु रहा है। और आज विश्व गुरु जो है, हम बहुत नीचे आ गए हैं। हमारे बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, तो हमारी कल्पना ये होना चाहिए कि बाहर के विदेश के लोग हमारा पढ़ने आए। जी हमारा बच्चा तो वहाँ जाए नहीं, मैं बाहर के लोग यहाँ आए। तो जी वो धीरे धीरे करना पड़ेगा। उसके लिए जो मूलभूत बातें हैं शिक्षा के अंदर, जो परिवर्तन करना पड़ेगा, पहली कक्षा से लेके कच्ची KG 1 से लेके PhD तक, ये 2040 तक की शिक्षा नीति आई है। और शिक्षा नीति का जितना इम्प्लीमेंटेशन हम लोग कर पाएंगे, अक्षर अक्षर, जी उतना जल्दी भारत आत्मनिर्भर भी बनेगा, विकसित भी होगा, और एक संतोष का भाव आम जनता में आएगा, और जी आत्मगौरव का भाव भी आएगा, जो हमें अभी नहीं है। से जो शिक्षा नीति है वो लंबे समय से अप्रासंगिक से लग रही है, और नई शिक्षा नीति विकसित भारत के योगदान में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखेगी, निश्चित रूप से आशा करते हैं। अतुल जी आपसे बातचीत हुई, बहुत सारा धन्यवाद, और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने नई शिक्षा नीति के बारे में दी। धन्यवाद।